नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट महेश। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कंज्यूमर कंप्लेंट जब भी हम फाइल करते हैं और फाइल होने के बाद हमें कौन से स्टेजेस होती है और कौन से स्टेज में क्या होता है कंज्यूमर कोर्ट में, ये इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखो दोस्तों, कंज्यूमर कंप्लेंट कहाँ पे फाइल करनी होती है और कैसे फाइल करनी होती है, वो भी एक शॉर्टकट में यहाँ पे बताऊंगा। बट यूट्यूब में आपको और भी बहुत सारे वो ई दाखिल पोर्टल पे आपको वीडियो मिल जाएंगे कि किस तरीके से उसमें आपको सब डिटेल्स भरनी होती है और कैसे कंप्लेंट अपलोड करनी होती है। ये मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, बट आपको ये किस तरीके से फाइल करनी है, ड्राफ्टिंग कैसे करना होता है, स्पेशली ये वीडियो में इस वजह से बना रहा हूँ। जैसे कि कंप्लेंट कब अप्रूव होती है, अगर कंप्लेंट अप्रूव नहीं होती है तो हमें क्या करना होता है, एडमिशन हियरिंग क्या होती है, और जैसे कंडोनेशन डिले क्या होता है, और ड्राफ्टिंग में हमें कौन से पॉइंट को हमें लाना होता है कंज्यूमर कंप्लेंट के हमारे, और पिक्यूनियरी जुरिडिक्शन क्या होता है, कंसिडरेशन क्या होता है, ये सब चीजें जो आपको इस यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगी दोस्तों, वो मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और जैसे कि ड्राफ्टिंग के सैंपल्स, जैसे कि बहुत सारे लोगों को कंप्लेंट ड्राफ्ट करनी है पर उनके पास सैंपल नहीं है, किस तरीके से ड्राफ्टिंग होती है उसके सैंपल्स भी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करिए। और दोस्तों, जब भी आप कंप्लेंट फाइल करते हो, जब भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे इस नंबर पे फ्री में कॉल कर सकते हो, कोई भी चार्जेस आपको लेंगे नहीं। 500 रुपए, 1000 रुपए, लोग 200 रुपए, 300 रुपए मांगते हैं, बट मैं समझता हूँ कि 1-2 मिनट के, 3 मिनट के कॉल के लिए हम पैसा नहीं चार्ज करेंगे। जब भी कोई केस हमारे पास आ जाता है तो हमें वो पूरा केस देखने के लिए हम वो पैसा लेते हैं। जैसे कि हम वकील है वो, बट हमें 2 मिनट, 5 मिनट अगर किसी के ऊपर किसी को फोन पे इंफॉर्मेशन देनी है तो मुझे लगता है कि कोई हमें पैसा चार्ज नहीं करना चाहिए वकील के नाते। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हमें कंप्लेंट ड्राफ्ट कैसी करनी होती है। कंप्लेंट ड्राफ्टिंग के टाइम हमें ये ध्यान में रखना है कि हम पहले तो हम कंज्यूमर के डेफिनेशन में आते हैं क्या। दोस्तों, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में सेक्शन 2 में आपको कंज्यूमर की डेफिनेशन पता चलती है। उस डेफिनेशन में वो लिखा रहता है कि जो गुड्स और सर्विस परचेस करता है और उसके लिए कंसिडरेशन पेड करता है, पैसा पेड कर देता है, तो वो जो कस्टमर होता है वो कंज्यूमर होता है। ठीक है, वो कंज्यूमर के डेफिनेशन में आता है। मान लो किसी ने फ्री में किसी को मोबाइल दिया, लैपटॉप दिया और वो खराब निकला, तो वो सामने वाले के ऊपर कंज्यूमर को कोर्ट में केस फाइल कर देगा, क्योंकि वो चीज तो फ्री में मिली है और फ्री में मिली चीज आपको, उसके सामने वाले के ऊपर आपको कोई भी कंज्यूमर को केस वो फाइल नहीं कर सकता, क्योंकि वो फ्री में मिली है। जिसमें आपने सामने वाले को कंसिडरेशन पेड किया है, पैसा पेड किया है। अब कंसिडरेशन भी 3 टाइप का रहता है दोस्तों। किस तरीके से आप 3 टाइप के कंसिडरेशन होते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, कंसिडरेशन में 3 टाइप के कंसिडरेशन है। एक पास्ट कंसिडरेशन है, एक प्रेजेंट कंसिडरेशन है और एक फ्यूचर कंसिडरेशन होता है। पास्ट में कंसिडरेशन मतलब क्या होता है दोस्तों, जब आप कोई मोबाइल परचेस करते हो बट आपने 1 साल पहले उसको पैसा दे के रखा है कि मैं 1 साल के बाद तुम्हारे से मोबाइल खरीदूंगा, तो दोस्तों ऐसा जो कंसिडरेशन होता है वो पास्ट कंसिडरेशन में आता है। ये पास्ट कंसिडरेशन दोस्तों ज्यादा तर क्या होता है, इसको वाइड डिक्लेयर करते हैं, ये कंसिडरेशन में पकड़ते नहीं है। कुछ स्पेसिफिक केसेस में इसको पकड़ा जाता है। दोस्तों, दूसरा रहता है प्रेजेंट कंसिडरेशन। जैसे कि आपने अभी लैपटॉप लिया और आपने उसको पैसा पेड कर दिया तुरंत, तो वो प्रेजेंट कंसिडरेशन में आता है। मतलब मान लो आपने पैसा दे दिया है, ऑलरेडी पेड कर दिया है, तो ये प्रेजेंट कंसिडरेशन में आता है। और एक रहता है दोस्तों फ्यूचर कंसिडरेशन। मतलब आपने प्रॉमिस किया है किसी को, जैसे मान लो आपने लैपटॉप आज लिया बट आपने 2 महीने के बाद उसको पैसा देना है, ऐसा प्रॉमिस कर दिया है। तो दोस्तों, ऐसा प्रॉमिस्ड जो आपने कंसिडरेशन करने के लिए बोला है, तो वो प्रॉमिस्ड कंसिडरेशन में आता है। मान लो वो भी एक कंसिडरेशन में वो पकड़ा जाएगा। तो दोस्तों, ये 3 टाइप के कंसिडरेशन होते हैं। अब जब भी आप कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल कर देते हो, तो कंज्यूमर कोर्ट कौन से रिड्रेसल कमीशन में आपको कंप्लेंट मेंटेनेबल होता है आपका। तो देखिए दोस्तों, 50 लाख के अंडर जो भी आपने कंसिडरेशन पेड किया होगा वो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन में आता है। 50 लाख से 2 करोड़ तक अगर आपने कंसिडरेशन पेड किया है सामने वाले को, तो वो आता है स्टेट कंज्यूमर कमीशन पे। और 2 करोड़ से ऊपर अगर आपने किसी को कंसिडरेशन पेड किया है, तो वो आता है नेशनल कंज्यूमर कमीशन के ऊपर।
तो दोस्तों बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती करते हैं जब भी फाइल करना होता है केस, कि हमें जो कंपनसेशन मिलना है उस कंपनसेशन में, मान लो आपने पेड किया है उसको 10 लाख रुपए, बट आपको उससे कंपनसेशन मिलना है 2 करोड़ रुपए। तो उस कंपनसेशन मतलब जो सर्विस मिलना है 2 करोड़ रुपए का, उस 2 करोड़ के ऊपर ही आप क्या करते हो, आपका जो है कमीशन, कंज्यूमर कमीशन वो सिलेक्ट कर देते हो। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है। आपको चाहे 10 करोड़ रुपए का कंपनसेशन मिलना है कंज्यूमर कोर्ट से, बट आपने कितना उसको पेड किया है एज अ कंसिडरेशन, एज अ बिल, जो भी इनवाइस जनरेट हुआ उसका, उसको आपने कितना पेड किया, वो उसके ऊपर डिसाइड होता है कि आप कौन से जुरिडिक्शन में आते हैं, डिस्ट्रिक्ट के आते हैं, स्टेट के आते हैं, या फिर नेशनल के जुरिडिक्शन में आते हैं। तो दोस्तों इसी को बोला जाता है पिक्यूनियरी जुरिडिक्शन। अब देखो दोस्तों, जो नॉर्मल इंसान को ये पिक्यूनियरी जुरिडिक्शन वगैरह ये वो सब मालूम नहीं रहता है। पिक्यूनियरी जुरिडिक्शन मतलब क्या दोस्तों? पिक्यूनियरी जुरिडिक्शन मतलब पैसा आपने कितना पेड किया, जो भी आप गुड सर्विसेज परचेस किया उसको आपने पैसा कितना पेड किया। मान लो आपने 50 लाख पेड किया है, तो और उससे कम पेड किया है, तो आप डिस्ट्रिक्ट के कंज्यूमर कोर्ट में आप केस फाइल कर दीजिए। 50 लाख से 2 करोड़ रुपए के बीच में आपने पेड किया है सामने वाले को, तो आप स्टेट कंज्यूमर कोर्ट में आपका केस फाइल कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों 2 करोड़ से ऊपर जितना भी आपने कंसिडरेशन सामने वाले को पेड किया है, तो उसके वो सारे केसेस आपकी नेशनल कंज्यूमर कोर्ट में मेंटेनेबल रहेगी। तो दोस्तों इस तरीके से आपको कंज्यूमर कोर्ट में केसेस लगाना पड़ता है। दोस्तों अब ये हो गया पिक्यूनियरी जुरिडिक्शन। अब हम डिस्कस करेंगे कि किस सीक्वेंस में आपको कंज्यूमर कोर्ट में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स किस तरीके से आपको फाइल करने पड़ते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूं कि सबसे पहले आपको एक इंडेक्स बनाना है। इंडेक्स में आपको लिखना है कि कौन से पेज पे आपने क्या लगाया है। ठीक है, पहला तो आपको आ जाएगा इंडेक्स, इसका सैंपल आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको सिनॉप्सिस तैयार करना है दोस्तों। सिनॉप्सिस मतलब क्या? सारांश। मतलब आपकी जो आपने जो कंप्लेंट लिखी है उसको एक शॉर्टकट में, सारांश में आपको एक सिनॉप्सिस तैयार करना है डेट वाइज। जैसे आपने कब परचेस किया गुड्स और सर्विस को, वो कब डिफेक्टिव हो गया, कब आपने सामने वाले से कम्युनिकेशन किया, उसका सारा डिटेल्स, मेल्स होगा, मैसेज होगा, फोन कॉल्स होगा, वो डेट वाइज आपको लिखना है। फिर अगर उसने सामने वाले ने आपको रिप्लाई नहीं किया तो आपने कब लीगल नोटिस भेजा। ठीक है, लीगल नोटिस का कोई रिप्लाई नहीं आने के बाद फिर आपने ये कंप्लेंट कंज्यूमर कोर्ट में फाइल किया। तो दोस्तों इस वे में आपको सिनॉप्सिस क्या है तैयार करना है, ताकि जब भी आपका मैटर डिसाइड होने को होता है तो जज साहब को जो है सामने वो सब सारी चीजें वो दिखनी चाहिए सिनॉप्सिस में, सारांश में। तो दोस्तों नेक्स्ट है कंप्लेंट विद एफिडेविट। दोस्तों आपको ये तैयार करना, बहुत सारे लोग क्या होते हैं नॉर्मल प्लेन कागज के ऊपर लिख देते हैं कंप्लेंट और फाइल कर देते हैं, फिर ई दाखिल पोर्टल पे फिर वो उनको वहां पे इशू निकल आता है और वो बोलते हैं कि ये फाइल करो, इंडेक्स फाइल करो, बाकी सारे, और ये इनको समझ नहीं पाता कि क्या फाइल करना है, कैसे लिखना होता है। तो दोस्तों ये जैसे हम जैसे वकीलों को ड्राफ्टिंग वगैरह सब चीजें मालूम रहती है, आप किसी भी आप नजदीकी वकील साहब से सलाह ले सकते हैं। बट दोस्तों कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने बोला कि आपको फ्री में मैं ड्राफ्टिंग वो जो है उसके सैंपल जो है आपको दे दूंगा, ताकि आपको उतना ज्यादा तकलीफ ना होवे। दोस्तों कंप्लेंट विद एफिडेविट हम इसके ऊपर चर्चा कर रहे थे। कंप्लेंट में हमें किस तरीके से कंप्लेंट लिखना है दोस्तों, देखिए पहले तो सबसे ऊपर आपको कोर्ट का नाम डालना है। जो भी कंज्यूमर कमीशन में आप डिस्ट्रिक्ट पे डाल रहे, स्टेट पे डाल रहे, नेशनल पे डाल रहे, सबसे ऊपर कोर्ट का नाम आ जाएगा। राइट साइड पे डेट आ जाएगा और केस का नंबर आ जाएगा। केस का नंबर ब्लैंक छोड़ देना है, केस नंबर लिख देना है और ब्लैंक छोड़ देना है। जब भी आपके ऊपर मैटर के ऊपर केस पड़ जाता है, केस नंबर आ जाता है, तो वहां पे आपको लिख देना है। और उसके नीचे आएगा दोस्तों आपने कंप्लेंट किस सेक्शन के अंदर फाइल किया है। तो सेक्शन 35 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर आपने ये कंज्यूमर केस फाइल किया है, ऐसा टैगलाइन ऊपर आपको लिख देना है। उसके बाद आपको पैरा वाइज आपको लिखना है कि एक एक चीज आपको अच्छे से वहां पे हिस्ट्री उसका लिखना है, आपके केस का हिस्ट्री लिखना है। पहले पैरा में आ जाएगा दोस्तों कि आप कैसे कंज्यूमर बनते हैं, ये आपको लाइन लिखना है कि हमने ये गुड्स परचेस सर्विस परचेस किया था, हमने ये कंसिडरेशन पेड किया था और सामने वाले ने डिफेक्टिव सर्विस दिया, तो हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर कंज्यूमर एज अ कंज्यूमर हम होते हैं और इसीलिए हम ये कंप्लेंट फाइल करते हैं। दूसरा होता है दोस्तों जुरिडिक्शन।
जैसे ये कोड को, ये मैटर मेरा दूसरे पैरे में आप लिखेंगे कि मेंटेन करने का, डिसाइड करने का हक है हमें। ये दूसरे पैरा में लिखना है कि हम, जैसे मान लो आप पुणे से है, मुंबई से है, तो मुंबई के को पुणे से है तो पुणे लोकेशन पे आपका ये जो भी मैटर हुआ है, मान लो जो भी आपने गुड सर्विस परचेस किया है, कंपनी भी वहां पे ही है, तो आप इसीलिए आप वो पुणे कोड में आप फाइल कर दें। तो दोस्तों ये दूसरे नंबर पैरा पे आप डाल देंगे। उसके बाद आपको चालू करना है तीसरे पैरा से, आपको चालू करना है जो भी आपका जैसे आपने जो भी गुड सर्विसेज परचेस किया उसका आप वहां पर ट्रांजेक्शन कब किया, क्या डेट पे किया, और क्या परचेस सामान परचेस किया, उसका बिल नंबर, इनवाइस नंबर, सब सारी चीज वहां पे लिख दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पैरा पे आपको लिख देना है दोस्तों कि आपको किस तरीके से सामने वाले पार्टी से डिफेक्टिव सर्विस मिले, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस उसने की आपके साथ, तो वो चीजें आपको वहां पे लिख देनी है। उसके बाद दोस्तों कम्युनिकेशन आपने कैसे सामने वाले पार्टी से किया, मेल से किया, मैसेज से किया, फोन से किया, और फिर उसने क्या रिप्लाईज आपको दिए, वो सारी आप चीजें वहां पे लिख देंगे। उसके बाद आपने नेक्स्ट पैरा पे लिखना है हमें जो भी रिप्लाई सेटिस्फाइड नहीं मिला, इसलिए हमने सामने वाले पार्टी को लीगल नोटिस भी भेजा, बट उसका भी कोई रिप्लाई मुझे मिला नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको वहां पे लिख देनी है। उसके बाद आपको लिखना है दोस्तों कि हमने इस फोरम, नेक्स्ट पैरा में लिखेंगे, इस फोरम से इस फोरम के बावजूद हमने किसी दूसरे क्रिमिनल या फिर सिविल कोर्ट में हमने कोई भी इस सेम मैटर के रिलेटेड कोई भी दावा हमने दाखिल नहीं किया। ठीक है दोस्तों, ये आप वहां पे लिख देंगे। और उसके नेक्स्ट पैरा में आप लिख दोगे जो भी कंज्यूमर हमने कंप्लेंट फाइल की है उसका जो भी कोर्ट फी है, वो कोर्ट फी भी हमने वहां पे पेड कर दिया है। तो ये एक पैरा वहां पे नीचे वाले पैरा में आप लिख देंगे। दोस्तों ये सारा डिटेल्स आपको मैंने जो सैंपल दिए वहां पे मिलेगा ही, बट आपको वहां पे समझाने वाला कोई नहीं रहेगा, तो इसीलिए मैंने इस वीडियो में आपको समझा दिया है। तो दोस्तों ये सारी चीज, अब देखिए कोर्ट फी क्या रहता है दोस्तों, 5 लाख के अंदर अगर आपका कंसिडरेशन आपने पेड किया है 5 लाख के अंदर, तो आपको कोई भी कंज्यूमर कोर्ट को कोर्ट फी नहीं देना है। 5 लाख के ऊपर जो भी आपने पैसा पेड किया होगा, तो उसी मैटर को आप कोर्ट फी पेड कर दोगे। जो भी वहां पे आपने दाखिल पोर्टल पे जाके वहां पे दिख जाएगा आपको, वहां पे वो आपको फाइल कर देना है। फाइल करते टाइम जो भी है ग्रास पे जाके वो पेमेंट करना पड़ता है। तो दोस्तों ये हो गया सारा पैरावाइज, आपने केस का हिस्ट्री लिख दिया। उसके बाद आपको लिखना है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट लिखना है आपको प्रेयर, कि कोर्ट से आपको क्या मांगे, कि क्या रिलीफ चाहिए आपको, रिलीफ। तो आपको बोलना है कि मैंने इतना इतना अमाउंट पेड कर दिया, मुझे ये ब्याज समेत वापस दिला जाए। मेरे को जो हैरेसमेंट हुआ, जो भी कंपनी से मेरे को मेंटली हैरेसमेंट हुआ है, उसकी वजह से उसका भी भरपाई मुझे आप यहाँ पे दीजिए। ये एक रिक्वेस्ट आप वहां पे प्रेयर के ऊपर क्लॉज में डाल देंगे। उसके बाद आपको डालना है कि कोर्ट को जो भी अच्छा लगे हमारे मैटर में, दूसरे निर्णय आप कोर्ट हमारे फेवर में दे सके, तो वो भी निर्णय आप इसमें कृपया करके दीजिए। ऐसा वहां पे प्रेयर क्लॉज में आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीजें प्रेयर क्लॉज में आपको मांगनी है, ठीक है। और सबसे लास्ट में आपको साइन कर देना है, आपका नाम लिखना है, साइन कर देना है, प्लेस लिखना है और डेट लिखना है। इस तरीके से आपको कंप्लेंट वहां पे ड्राफ्ट करना है दोस्तों। और फिर दोस्तों कंप्लेंट के सपोर्ट में आपको एक एफिडेविट, ये ऊपर जितने 1 से लेकर 10 तक ये सारे पैरा ये मैंने लिखे हैं और ये सच है। इस तरीके से आपको एक एफिडेविट, आप कोई भी नोटरी ऑफिसर से एफिडेविट बना लीजिए और वो वहां पे उस कंप्लेंट के साथ में लगा दीजिए। तो दोस्तों इस तरीके से कंप्लेंट विद एफिडेविट आप ड्राफ्ट कर लेंगे। उसके बाद होता है दोस्तों एड्रेस प्रोसेस। मतलब क्या होता है, पार्टीज के एड्रेस। मान लो सामने वाली कंपनी का एड्रेस क्या है, और जो भी मैनेजर है, मैनेजर के नाम पे ही ज्यादातर देते हैं, तो उसका नाम आएगा, जो भी ब्रांच मैनेजर होगा उसका कंपनी का एड्रेस आ जाएगा, नंबर आ जाएगा, ईमेल आ जाएगा, जो भी आप लिख दीजिए, और आपका खुद का भी एड्रेस आपको वहां पे लिख देना है, ताकि कोर्ट जो भी आप इश्यू नोटिस करेंगे या समन भेजेंगे या फिर कोई और नोटिस भेजेंगे, तो वो एड्रेस पे वो उनको मिल पाए। दोस्तों उसके बाद आपको भेजना है, आपको ड्राफ्ट करना है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। अब लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में आप क्या लिखना है कि कंप्लेंट के साथ आपने क्या क्या जो भी डॉक्यूमेंट आपने, जैसे कि आप बिल होगा, इनवाइस होगा, आपने परचेस गुड सर्विस किया, जो परचेस किया होगा, फिर बाद में आपने ईमेल कम्युनिकेशन किए होंगे, उसके आपने जो भी प्रिंट आउट उसमें लगा देने हैं, और जो भी आप वहां से रिप्लाई मिले हैं, और जो भी आपके कंप्लेंट के सपोर्ट में जो भी एविडेंस होंगे वो आप वहां पे लगा देंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में उसका सीरियल वाइज करना है, और आगे पेज नंबर भी लिखना है, कौन से पेज पे कितना कौन सा डॉक्यूमेंट लगा है, ये सारी चीजें वहां पे जोड़ देनी है। और देखिए दोस्तों सबसे लास्ट में
यहां तक तो सारी मान लो चीजें आपकी आ गई, पर हो सकता है किसी कंप्लेंट को हम 2 साल के बाद फाइल कर रहे हैं। मान लो हमें 2 साल का लिमिटेशन होता है कंप्लेंट फाइल करने के लिए। जब भी आपका इश्यू हो जाता है, कोई भी डिफेक्टिव सर्विस आपको मिलता है, उस डेट से लेके 2 साल के अंदर आपको कोई भी कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल करना पड़ता है। बट आप 2 साल के अंदर फाइल नहीं कर पाए, तो दोस्तों आपको कंडोनेशन ऑफ डिले का एप्लीकेशन लगाना पड़ता है। यह एप्लीकेशन क्यों लगाते हैं कि हमारा जो डिले हो गया है उसको कंडोन किया जाए, मतलब माफ किया जाए, डिले को माफ किया जाए। उसका एक कारण आप बताओगे कि किस वजह से आपको डिले फाइल करने में हो गया कंज्यूमर कंप्लेंट, तो वो कारण वहां पे मेंशन करने के बाद फिर कोर्ट जो होता है वहां पे डिसाइड करता है कि डिले को माफ करना है या नहीं माफ करना है। ज्यादातर कंज्यूमर केसेस में अगर कारण ठीक रहेगा तो आपका डिले वहां पे माफ हो जाता है दोस्तों, और कंज्यूमर कंप्लेंट जो होता है आपका वो एडमिट किया जाता है। दोस्तों ये सारी चीजें आपको प्रिंट आउट्स निकालनी है, उसका स्कैन निकालना है, स्कैन करना है, उसको अपने कंप्यूटर के अंदर लेना है, और फिर आपको ई दाखिल पोर्टल पे जाके एकदम ठीक से वहां पे सारी जो भी डिटेल्स है वो फिलअप करनी है, आपके डॉक्यूमेंट सारे अपलोड कर देने हैं, जो भी कोर्ट फी है वहां पे पेड कर देनी है। अब जब भी पेड करेंगे तो आपका केस जो है 30 दिनों के अंदर जो है वो अप्रूव हो जाता है। कुछ कुछ सिचुएशन में जल्दी भी हो जाता है, अगर आपके फाइलिंग में कोई दिक्कत नहीं है तो जल्दी भी हो जाता है। अगर आपके फाइलिंग में कोई दिक्कत है तो वहां पे आपको रिवर्ट आ जाता है, रिवर्ट करने के लिए, तो वहां पे आप रिवर्ट कर देंगे, जो भी करेक्शन है करके रिवर्ट कर देंगे, उस डॉक्यूमेंट के फिर से फाइल कर देंगे, तो वहां पे फिर से वो अप्रूव हो जाता है। तो केस अप्रूव होने के बाद आपको केस नंबर मिलता है, आपकी ईमेल पे मैसेज आता है, मैसेज मोबाइल टेक्स्ट मैसेज भी आ जाता है, और ये कंज्यूमर ई दाखिल पोर्टल पे भी आपका अप्रूव करके वहां पे आप स्टेटस में आ जाता है। तो दोस्तों जब भी केस अप्रूव हो जाता है तो उससे आगे का क्या स्टेज रहता है। जैसे आपको केस नंबर मिला तो दोस्तों वहां पे जो रजिस्ट्रार रहता है, रजिस्ट्रार से आपको फोन आ जाता है। जब भी आपकी एडमिशन, पहली हियरिंग जो होती है वो एडमिशन हियरिंग होती है, तो एडमिशन हियरिंग में आपको आपकी केस के बारे में सारी वहां पे डिस्कशन हिस्ट्री वगैरह पूरा डिस्कस करनी पड़ती है, और किस तरीके से आपकी केस मेंटेनेबल है वो सामने रजिस्ट्रार को बताना पड़ता है एडमिशन हियरिंग में। और अगर आपकी केस मेंटेनेबल होती है तो वो एडमिट कर लेते हैं केस, अगर मेंटेनेबल नहीं होती तो फिर वो आपकी केस डिस्पोज कर देते हैं, डिसमस कर देते हैं, मतलब केस एडमिट नहीं होगा, फिर डिसमिस हो जाएगा आपका। पर ज्यादातर केसेस जो होता है वो दोस्तों अप्रूव हो जाती है, एडमिट हो जाती है। और केस एडमिट होने के बाद फिर सामने वाली जो पार्टी होती है दोस्तों उनको इश्यू नोटिस किया जाता है। इश्यू नोटिस मतलब उनको नोटिस भेजा जाता है कि आपके खिलाफ ऐसा ऐसा केस कंज्यूमर कोर्ट में फाइल हो गया है, आप इस डेट को हाजिर हो जाइए, ताकि आपकी प्रोसीडिंग आगे जो है कंज्यूमर कोर्ट की बढ़ सके। तो दोस्तों इससे आगे सारी फिर स्टेजेस हियरिंग की रहती है, एविडेंस पार्ट होता है, और फिर फाइनल हियरिंग होती है, और फिर जो है जजमेंट होता है। और जजमेंट निकलने के बाद अगर आपके फेवर में जजमेंट आ जाता है, ऑर्डर आ जाता है, तो फिर एग्जीक्यूशन फाइल करना पड़ता है। जो भी ऑर्डर कोर्ट ने दिया है एग्जीक्यूशन केस फिर से एक फाइल हो जाता है, और फिर वो जो भी ऑर्डर होता है उसका एग्जीक्यूशन होता है, और फिर जो भी आपका जो कंपनसेशन है वो आपको सामने वाली पार्टी से कोर्ट लेके देता है। दोस्तों ये सारी प्रोसीजर कंज्यूमर कोर्ट में जब भी आप कोई केस फाइल कर देते हैं तो इस तरीके से आपको सारी स्टेजेस रहती है। तो दोस्तों आप देखो, इंडिविजुअल कोई भी व्यक्ति अपना केस कंज्यूमर कोर्ट में लड़ सकता है। अगर किसी को नहीं आता है कंज्यूमर कोर्ट लड़ना, केस लड़ना, अगर नहीं कंपेटिबल नहीं है आप, तो आप किसी वकील साहब को भी हायर कर सकते हैं, और वो आपकी तरफ से कंज्यूमर कोर्ट केस लड़ेंगे। तो दोस्तों ये था पूरा कंज्यूमर कोर्ट केस का, किस तरीके से ड्राफ्टिंग और क्या क्या चीजें हमें जोड़नी होती है। अगर आपको इसके बजाय और कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो आप इस कमेंट में आप लिख दीजिए, मैं जरूर आपको रिप्लाई कर दूंगा, या फिर जो स्क्रीन पे नंबर आया होगा उसके ऊपर आप फोन कर सकते हैं। अब फोन करने के बाद अगर हो सकता है मैंने आप कुछ बिजी रहेगा, तो अगर उठाया नहीं आपका फोन तो जरूर मैं आप मुझे क्या करिए, व्हाट्सएप पे मैसेज डालिए, जो भी आपका प्रॉब्लम है वो वहां पे हम सॉल्व करेंगे, और इसके लिए कोई भी चार्जेस हम आपसे लेंगे नहीं दोस्तों, ये सारे फ्री में रहेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये जो कंज्यूमर केस है जो मैंने फाइलिंग के लिए, ड्राफ्टिंग के लिए कैसे प्रोसीजर रहता है मैं आपको समझा पाया हूँ। और अगर आपको कोई नए टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए होंगे तो दोस्तों आप जरूर मुझे कमेंट में लिख के बताइए। इसी के साथ दोस्तों आपसे मैं इजाजत चाहता हूँ। नमस्कार।